नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों से मिली जानकारियों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तकनीक और पर्यावरण तक कई अहम अपडेट्स हैं जिन पर आज बात होगी। हमारा मकसद सीधा है, इन सभी जानकारियों के ढेर में से सबसे काम की बातें निकालना और समझना कि असल में इनका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या मायने हैं। तो तैयार हो जाइए, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास सरकारी सर्वे, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, नई नीतियां और तकनीकी विकास से जुड़े दस्तावेज हैं। चलिए शुरुआत अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलने से करते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोस्पी ने 2023-24 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI। ये काफी अहमियत रखता है। हाँ, क्योंकि ये हमें बताता है कि देश के कारखानों में क्या चल रहा है, कितना उत्पादन हुआ, कितना मूल्य जुड़ा मतलब वैल्यू एडिशन, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना नया निवेश हुआ। ये एक तरह से औद्योगिक सेहत का थर्मोमीटर है। इसमें कौन शामिल है? मोटे तौर पर फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कारखाने, बीड़ी सिगार यूनिट्स और कुछ बिजली बनाने वाली इकाइयां। सरकारी विभाग जैसे रेलवे वर्कशॉप या रक्षा इकाइयां इसमें नहीं आती। तो इस थर्मोमीटर की रीडिंग क्या कहती है? कुछ मुख्य बातें निकल कर आई हैं। अगर हम देखें कि कौन से उद्योग सबसे ज्यादा वैल्यू जोड़ रहे हैं, GVA जिसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो टॉप 5 में है मूल धातु यानी बेसिक मेटल्स, मोटर गाड़ियां, केमिकल्स, खाद्य उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स। और रोजगार में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सबसे आगे हैं। ये दिलचस्प है। पारंपरिक उद्योग जैसे धातु और वाहन तो हैं ही, लेकिन फार्मा का टॉप 5 में होना शायद दिखाता है कि भारत की जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है वो भी औद्योगिक नक्शे पर अपनी छाप छोड़ रही है। हाँ बिल्कुल। और GVA और उत्पादन में बढ़ोतरी के आंकड़े भी तो हैं। हाँ, GVA में पिछले साल के मुकाबले करीब 11.89% की वृद्धि हुई है। अरे वाह! और औद्योगिक उत्पादन में भी 5.80% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। ये तो अच्छे संकेत लग रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ GVA और एक और टर्म NVA, नेट वैल्यू एडेड, इसे समझना जरूरी है। हाँ बताइए। GVA मतलब कुल उत्पादन की कीमत में से इस्तेमाल हुए कच्चे माल वगैरह जो इनपुट है उसकी कीमत घटा दीजिए। ये बताता है कि उस फैक्ट्री ने कितनी वैल्यू बनाई। NVA के लिए हम GVA में से मशीनरी वगैरह की जो घिसावट होती है, डिप्रिसिएशन, वो भी घटा देते हैं। तो NVA एक तरह से असल मुनाफे के ज्यादा करीब होता है। अच्छा। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये बताते हैं कि देश का औद्योगिक विकास किस दिशा में जा रहा है, कौन से राज्य आर्थिक इंजन बन रहे हैं। नीति बनाने वालों के लिए तो ये बहुत काम की चीज है। हाँ, पता चलता है कि कहाँ ध्यान देना है। बिल्कुल। और ये जो राज्यों की लिस्ट है, ये दिखाती है कि औद्योगिक विकास शायद कुछ ही राज्यों में ज्यादा केंद्रित हो रहा है। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है। हाँ। अच्छा, अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक और जमीनी स्तर की खबर पर आते हैं। सरकार ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PMSVN योजना को न सिर्फ बढ़ा दिया है, हाँ, मार्च 2030 तक कर दिया है। हाँ, बल्कि इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। ये वही योजना है ना जो रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन देती है। हाँ बिल्कुल वही। अब लक्ष्य 1.15 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। तो इसमें नए फीचर्स क्या हैं? पहली बार लोन लेने वालों को अब 10,000 की जगह 15,000 मिल सकेंगे। अच्छा, लिमिट बढ़ गए। हाँ, और दूसरी बार में 20,000 की जगह 25,000, तीसरी किश्त 50,000 ही है। और कुछ? एक और चीज है, जो दूसरा लोन चुका देंगे उन्हें UPI से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, और डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक भी है और स्किल बढ़ाने पर भी फोकस है, जैसे हिसाब किताब समझना, सामान बेचना, डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल और साफ सफाई का ध्यान रखना। FSSAI वाला ट्रेनिंग भी। ये योजना छोटे कारोबारियों के लिए वाकई बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने, डिजिटल पेमेंट अपनाने और अपना काम बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार करने की कोशिश है। बढ़ी हुई लोन की रकम और खासकर ये रुपे क्रेडिट कार्ड वाला फीचर, ये छोटे विक्रेताओं को पहली बार फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाने का एक बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, हालांकि इसे अपनाने और इस्तेमाल करने में क्या चुनौतियां आएंगी, खासकर उनके लिए जो तकनीक से ज्यादा वाकिफ नहीं है, ये देखना होगा। लेकिन इरादा तो साफ है, छोटे उद्यमों को सहारा देना। और इसी बड़े आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो EY का एक अध्ययन कहता है कि भारत जल्द ही परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। PPP मतलब
क्रय शक्ति समता। हाँ, आसान भाषा में कहें तो एक जैसी चीज खरीदने के लिए अलग अलग देशों में कितने पैसे लगते हैं, ये उसका हिसाब है। ये सिर्फ एक्सचेंज रेट से अलग असल आर्थिक ताकत और जीवन स्तर को दिखाता है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत से अब चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी तस्वीर की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए 3 नए संयुक्त सिद्धांत जारी किए हैं, जॉइंट डॉक्ट्रिन्स। हाँ, सुना है। ये सेनाओं के मिलकर काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। CDS का पद इसीलिए बनाया गया था ताकि तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके बीच बेहतर तालमेल हो, वो मिलकर ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकें। बिल्कुल। CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार भी। तो ये 3 नए सिद्धांत आखिर हैं क्या? पहला है स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस के लिए SF ऑपरेशंस। मतलब सेना के पैरा SF, नौसेना के मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज। हाँ, वो कैसे मिलकर काम करेंगे, उनकी भाषा, तरीके, ट्रेनिंग और कमांड स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर एक आम समझ बनाना। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए, यानी हवा से सैनिक उतारने वाले ऑपरेशंस। इसमें भी तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाना, योजना बनाने और काम करने के तरीकों को स्टैंडर्ड बनाना और नई तकनीक जैसे ड्रोन वगैरह को शामिल करना। और तीसरा, वो शायद सबसे अहम है। हाँ, तीसरा सबसे दिलचस्प है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस (MDO) के लिए सिद्धांत। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ये क्या है? सुनने में काफी हाईटेक लगता है भी। MDO का मतलब है कि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा या पानी तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट और नेटवर्क, फिर अंतरिक्ष, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और यहाँ तक कि सूचना और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, जैसे कई नए आयाम जुड़ गए हैं। बाप रे। MDO सिद्धांत कहता है कि जीत के लिए इन सभी डोमेन में एक साथ तालमेल बिठाकर काम करना होगा और इससे भी आगे बढ़कर इसमें संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण पर जोर है। होल ऑफ नेशन अप्रोच होना। संपूर्ण राष्ट्र। हाँ, मतलब ये कि सैन्य लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि सरकार की दूसरी एजेंसियां, उद्योग जगत, शायद अकादमियां, यानी देश के सभी जरूरी अंगों को मिलकर काम करना होगा। अच्छा, ये मानना है कि आधुनिक चुनौतियां इतनी जटिल हैं कि अकेली सेना उनसे नहीं निपट सकती। सुनने में तो ये बहुत व्यापक और शायद लागू करने में मुश्किल भी लगता होगा। चुनौती तो है, लेकिन जरूरत भी यही है। ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर न रह जाएं, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग, तकनीकी इंटीग्रेशन और सबसे जरूरी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। हाँ, माइंडसेट बदलना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। जॉइननेस का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि एक होकर सोचना और काम करना है। इससे हमारी सेनाएं ज्यादा लचीली, असरदार और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगी। और इसी तालमेल को परखने का एक मौका भी आ रहा है। भारतीय सेनाएं मिस्र में होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में हिस्सा लेंगी। हाँ, ब्राइट स्टार काफी पुराना अभ्यास है। 1980 में अमेरिका और मिस्र के बीच शुरू हुआ था। अब ये बहुत बड़ा हो गया है, कई देश इसमें शामिल होते हैं। भारत की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमें दूसरे देशों की सेनाओं के साथ काम करने का अनुभव देता है, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, और हमारी अपनी जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है। चलिए अब जरा स्वास्थ्य और पर्यावरण के मोर्चे पर आते हैं। WHO और यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है पानी, साफ सफाई और स्वच्छता पर, वॉश जिसे कहते हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। हाँ, ये SDG 6 से जुड़ा है, सबके लिए साफ पानी और स्वच्छता। रिपोर्ट कुछ चिंताएं जता रही है। क्या है वो मुख्य चिंताएं? रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में अब भी बहुत असमानता है। गरीब देशों में खुले में शौच करने की दर औसत से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना? हाँ, और सुरक्षित साफ सफाई मतलब सेफली मैनेज सैनिटेशन, उस तक सिर्फ 58% लोगों की पहुंच है। पीने के साफ पानी का कवरेज थोड़ा सुधरा है, 74% हुआ है, लेकिन अब भी 1/4 दुनिया इससे वंचित है। और एक चिंताजनक बात ये भी है कि पानी लाने का बोझ अब भी ज्यादातर महिलाओं पर है और ये बढ़ रहा है। बिल्कुल, और मासिक धर्म स्वास्थ्य को लेकर भी हर आय वर्ग के देशों में बड़े गैप्स हैं। भारत के बारे में क्या खास पता चला? भारत ने स्वच्छ भारत मिशन SBM के जरिए खुले में शौच खत्म करने में जबरदस्त प्रगति की है। हाँ, ये तो दिखता है। इससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा बढ़ी और बच्चों की सेहत सुधरी। और जल जीवन मिशन JJM के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी
तेजी से चल रहा है। रिपोर्ट इन कामयाबियों को मानती है। लेकिन कुछ चिंताएं भी होंगी। हाँ, रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि सिर्फ टॉयलेट बना देना या नल लगा देना काफी नहीं है। मतलब क्या लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पानी वाकई पीने लायक साफ है? क्या गंदे पानी और कचरे का सही निपटान हो रहा है? और सबसे जरूरी, क्या समाज के सबसे गरीब और पिछड़े तबकों जैसे आदिवासी समुदाय, उन तक ये सुविधाएं बराबरी से पहुंच रही हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इन सवालों पर अभी काफी काम बाकी है। बुनियादी ढांचा बनाने के बाद अब फोकस उसके इस्तेमाल, रख रखाव और गुणवत्ता पर लाना होगा। बिल्कुल। और पानी से ही जुड़ा एक और चिंताजनक आंकड़ा पर्यावरण के क्षेत्र से है। एक स्टडी बताती है कि गंगोत्री ग्लेशियर, हाँ, गंगा नदी का मुख्य स्रोत, उसने पिछले 40 सालों में बर्फ पिघलने से बनने वाले पानी का 10% हिस्सा खो दिया है। ये वाकई गंभीर बात है। गंगोत्री उत्तराखंड में करीब 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जहां से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे गंगा बनती है। हाँ, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी यही है, जहां हिम तेंदुए, बराल जैसे दुर्लभ जीव रहते हैं। तो इस ग्लेशियर के सिकुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नदी में पानी कम होगा। नहीं, इसका असर बहुत व्यापक है। पानी की कमी से करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती और बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। साथ ही ग्लेशियर के पिघलने से अचानक बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ता है। ओह, ये हिमालय के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पैटर्न पर असर डाल सकता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक सीधा और खतरनाक संकेत है। अब जरा तकनीक की बात करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी बायो ईथीन नीति का 1 साल पूरा होने पर कुछ घोषणाएं की हैं। बायो ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट शामिल होंगे। ये क्या चीज है बायो फाउंड्री? बायो फाउंड्री एक तरह की हाईटेक लैब या फैक्ट्री समझ लीजिए। अच्छा। जहां बायोलॉजी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके नई चीजें जैसे दवाएं, केमिकल्स, ईंधन या नए पदार्थ, इन्हें डिजाइन किया जाता है और उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने के तरीके विकसित किए जाते हैं। तो ये नेटवर्क क्या करेगा? ये भारत में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, नए आइडियाज को जल्दी से प्रोडक्ट में बदलने में मदद करेगा और रोजगार भी पैदा करेगा। ये सब भारत की बायो इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। बायो इकोनॉमी? हाँ, बायो इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करके सामान और सेवाएं बनाता है। खाना, दवाएं, ईंधन, केमिकल्स वगैरह। ये टिकाऊ विकास का एक अहम जरिया है। भारत की बायो इकोनॉमी कितनी बड़ी है अभी? काफी तेजी से बढ़ रही है। 2014 में ये करीब $10 बिलियन की थी, आज $165 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। बाप रे! और 2030 तक $300 बिलियन का लक्ष्य है। ये हमारी जीडीपी का 4% से ज्यादा हिस्सा है। तो ये बायो ई3 नीति और बायो फाउंड्री नेटवर्क इसी रफ्तार को और तेज करेंगे। बिल्कुल। पिछले 1 साल में मोहाली में पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट भी खुला है। लक्ष्य है भारत को बायो मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। तकनीक से ही जुड़ी एक और खबर एआई की दुनिया से है। सेपिएंट नाम की कंपनी के वैज्ञानिकों ने एक नया एआई मॉडल बनाया है, हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, HRM। हाँ, पदानुक्रमित तर्क मॉडल। कहा जा रहा है कि ये चैट जीपीटी जैसे मौजूदा मॉडल से कुछ मामलों में बेहतर हो सकता है। हाँ, मौजूदा LLMs अक्सर चेन ऑफ थॉट तरीके से सोचते हैं। मतलब किसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए वो एक एक करके कई स्टेप्स सोचते हैं और बताते हैं। HRM इससे अलग कैसे है? HRM को इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित होकर बनाया गया है। हमारा दिमाग एक साथ कई स्तरों पर सोचता है। कुछ हिस्से तेजी से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो कुछ हिस्से धीमी गति से बड़ी तस्वीर और प्लानिंग पर काम करते हैं। अच्छा। HRM इसी की नकल करने की कोशिश करता है। इसमें 2 मॉड्यूल हैं, एक हाई लेवल जो धीरे सोचकर प्लान बनाता है और एक लो लेवल जो तेजी से उस प्लान को लागू करता है। तो इसका फायदा क्या होगा? दावा यह है कि ये बिना बीच के स्टेप्स को खुलकर बताए या उन पे ज्यादा निर्भर हुए सीधे तौर पर जटिल तार्किक काम कर सकता है, सीक्वेंशियल रीजनिंग टास्क्स। इससे एआई की तर्क करने की क्षमता, खासकर प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और बेहतर हो सकती है। यह अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन एआई के विकास में एक दिलचस्प कदम जरूर है। चलिए अब आखिर में कुछ और अहम खबरें जल्दी से देख लेते हैं। पहली खबर अंतरिक्ष से है। खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाली तीसरी चीज खोजी है, धूमकेतु 3I एटलस। हाँ, चिली के एटलस टेलीस्कोप ने देखा। इससे पहले ओमुआमुआ और बोरिसोव
नाम के 2 ऐसे मेहमान आ चुके हैं। इसका रास्ता ऐसा है कि ये पक्का है कि ये किसी और तारे के पास से आया है। हाँ, इसका ऑर्बिट हाइपरबॉलिक है, मतलब ये हमारे सौर मंडल से बंधा हुआ नहीं है। दूसरी खबर जानवरों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। पशुपालन विभाग ने ग्लैंडर्स नाम की बीमारी पर एक नई कार्य योजना जारी की है। ये घोड़ों, गधों, खच्चरों का होती है, लेकिन इंसानों में भी फैल सकती है और खतरनाक है। बैक्टीरिया से होती है, बर्कहोल्डेरिया माले, और इसका कोई टीका नहीं है। और ये अधिसूचनीय बीमारी है। हाँ, मतलब इसका केस मिलते ही सरकार को बताना अनिवार्य है। ठीक है। तीसरी खबर आधार कार्ड से जुड़ी है। बच्चों का 5 और 15 साल पर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी होता है, MBU जिसे कहते हैं। हाँ, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। इसे स्कूलों के जरिए आसान बनाने के लिए UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने हाथ मिलाया है। स्कूलों का जो डेटाबेस है UDIS+, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अच्छा, ये तो अच्छा कदम है। और चौथी खबर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। अगले साल ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट होनी है। हाँ, बिलम में। भारत और दूसरे विकासशील देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को बातचीत के केंद्र में लाया जाए। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वो विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने यानी उत्सर्जन कम करने और उसके प्रभावों से निपटने के लिए पैसा और तकनीक मुहैया कराएं। हाँ, ये साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों CBDR के सिद्धांत पर आधारित है। ऐतिहासिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था में ASI रिपोर्ट और PM स्वानिधि के नए रूप से लेकर रक्षा में नए संयुक्त सिद्धांतों और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की सोच तक काफी कुछ देखा। हाँ, स्वास्थ्य में वॉश रिपोर्ट की सीख और पर्यावरण में गंगोत्री ग्लेशियर की चिंताजनक स्थिति पर भी बात हुई। और आखिर में बायो इकोनॉमी की संभावनाओं और AI के नए मॉडल से लेकर अंतरिक्ष के मेहमान और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दे भी छुए। इन सब बातों से एक तस्वीर तो उभरती है कि चाहे अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य या तकनीक, हर मोर्चे पर लगातार कुछ न कुछ बदल रहा है। नई चुनौतियां आ रही हैं और नए समाधान खोजे जा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर इन सभी अलग-अलग दिखने वाली कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें तो एक शब्द बार-बार सामने आता है, एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन। हाँ, ये बात तो है। चाहे वो सेनाओं के बीच का एकीकरण हो, या MDO में सैन्य और गैर सैन्य क्षमताओं का, या बायो-ईतरी नीति में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार का, या फिर वॉश रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे और उसके असल इस्तेमाल का एकीकरण। शायद यही आज का सबसे बड़ा सबक है। भविष्य की जटिल समस्याओं का हल किसी एक अकेले क्षेत्र में नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि हम अलग-अलग डोमेन, तकनीक, नीति, समाज, पर्यावरण को और कितने बेहतर तरीके से एकीकृत कर सकते हैं। कैसे हम इन अलग-अलग हिस्सों के बीच ऐसा तालमेल, ऐसी सिनर्जी बना सकते हैं कि उनका मिला-जुला असर उनके अलग-अलग असर के जोड़ से कहीं ज्यादा हो। ये सवाल शायद आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।